हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ था 23 दिसंबर को दूसरे शिफ्ट में, इसमें जो साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भोजन का मतलब जो पचा हुआ भोजन होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है। हमारे बॉडी के अंदर जो मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है वो यूरिया होता है। हमारे बॉडी के अंदर मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यूरिया होता है। तो भोजन है, जो भोजन पच गया वो फाइनली ब्लड में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होती है, और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है। ये सारे जो है घुले हुए रूप में जाता है, ले जाता है। इन सारे को घुले हुए रूप में ले जाता है कौन? तो आंसर होगा आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा देखिए, हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता है, ये लिक्विड पार्ट है। तो हम जो बोलते हैं कि भाई ये सारे पदार्थ जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो एक्चुअल में ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होगा उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। लिक्विड पार्ट क्या है? प्लाज्मा है ना। लिक्विड पार्ट क्या है? प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में घुलकर ये सारे जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में लटके होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन भी होते हैं। प्लाज्मा में घुल करके ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है कौन? रक्त। और ये सब किसमें घुले होते हैं? इसी प्लाज्मा में घुले होते हैं। ठीक, इस प्लाज्मा में याद रखिएगा आप 90 से 92% पानी होता है। 90 से 92% पानी होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक वायुमंडलीय दाब डैश के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल के स्थान पर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दाब का एसआई मात्रक है। पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? देखिए, पराग जो कि इस पराग कोश में बनता है उसका स्थानांतरण इस वर्तिकाग्र तक जो होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग परागण बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। कि भाई पराग कोश में परागकण का निर्माण होता है। वो परागकण जब स्थानांतरित हो जाता है वर्तिकाग्र पे, जो कि मादा जनन भाग है। अभी स्थानांतरण कैसे भी हो सकता है, हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, पक्षियों के द्वारा हो सकता है, किसी जंतु के द्वारा हो सकता है, कैसे भी हो जाए, इस घटना को हम लोग परागण बोलते हैं। परागण के बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब यहां पर देखो इस वाले डायग्राम में कि जो पराग कण है और जो ये वर्तिकाग्र है, एक ही फूल के दोनों हैं। एक ही फूल में ये पराग कोश है जिसमें पराग कण बना, और उसी वाले फूल में वर्तिकाग्र भी है। तो एक ही फूल के अंदर जब परागण हो जाए तो उसे हम लोग स्वपरागण बोलते हैं। एक ही फूल के अंदर जब परागण हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। मान लीजिए दो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, तब जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, उसे हम लोग परपरागण बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन हमारा आंसर हो जाएगा। लिखा है ना, यदि पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? पराग का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक परागण कहलाता है। अगर एक ही फूल में हो जाए तो उसे हम लोग स्वपरागण बोल देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोल देंगे। राइट। निम्नलिखित में से कौन से द्विविस्थापन अभिक्रिया का या द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, साथ ही एक अवक्षेप भी प्राप्त होता है। अधिकांश द्विविस्थापन अभिक्रिया अपने आप में अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है। तो आयनों का आदान प्रदान होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, और अवक्षेप भी बनता है। यहां पर देखो तो दो अभिकारक है, एक उत्पाद है। जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं।
तो ये अपने आप में क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, संयोजन अभिक्रिया है। यहां देखो तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है और बेरियम सल्फेट का यहाँ पर अवक्षेप प्राप्त होता है। ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया को लेकर के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहां देखो तो लेड ने कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया और अपना यहाँ पर यौगिक बनाया है, तो ये अपने आप में विस्थापन अभिक्रिया है, केवल विस्थापन अभिक्रिया है। ये अपने आप में केवल और केवल विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया भी आप बोल सकते हो। लेड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में, तो इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया, केवल आप बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, केवल आप बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, याद देखिए तो एक अभिकारक टूट गया दो उत्पाद में। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, उसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया केवल ये 2 नंबर में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कि कौन सा या कौन सी कथन सही है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, बिल्कुल सही है। मिश्रण के जो घटक होते हैं उनको आप किसी भी रेशियो में मिला सकते हो। जैसे नमक पानी का आपने मिश्रण बना लिया, नमक पानी का घोल जो है अपने आप में क्या एक मिश्रण है। अब आप चाहो तो उसमें नमक की मात्रा बढ़ा दो, नमक की मात्रा कम कर दो, पानी की मात्रा बढ़ा दो, पानी की मात्रा कम कर दो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिश्रण आराम से फिर भी बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि ये काम आप यौगिक के साथ नहीं कर सकते हो। यौगिक बनाने के लिए जो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं, मिलते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, किसी भी अनुपात में नहीं मिलते हैं, समझे आप। यौगिकों में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। अब देखो यहाँ पर मिश्रण के बारे में बताना है और यहाँ पर यौगिक लिख करके दे दिया है, मिश्रण होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मिश्रण के बारे में बताना है तो यहाँ पर आप मिश्रण देंगे ना, यौगिक थोड़ी देंगे। मिश्रण में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। यही चीज तो मैंने आपसे कहा अभी कि किसी भी रेशियो में आप मिला सकते हो। मिश्रण में जो उनके घटक होते हैं उसे आप किसी भी रेशियो में मिला सकते हो, ये कोई अस्थायी नहीं होता है। ये चीज यौगिक के लिए सही है, ये यौगिक के लिए सही है कि यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे नमक पानी का घोल, नमक पानी का जो घोल होता है, आपको पता है कि नमक जो है नमकीन होता है, तो नमक पानी का घोल भी नमकीन होता है, समझे आप। चीनी पानी का घोल है, चीनी पानी का जो घोल है, शरबत है, उसमें भाई चीनी भी है पानी भी है, चीनी मीठा होता है तो वो शरबत भी मीठा है। तो मिश्रण में उपस्थित जो घटक होते हैं अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं, लेकिन ये चीज यौगिक में नहीं होता है। जैसे यौगिक में देखो सोडियम, सोडियम बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, क्लोरीन जो है जहरीली गैस है, जहरीली गैस है, इन दोनों से मिलता है, एक इन दोनों से बनता है सोडियम क्लोराइड जो कि एक यौगिक है। अपने आप में क्या है, ये साधारण नमक है, इसका यूज लोग खाने के लिए करते हैं, हम लोग खाते हैं अपने दैनिक जीवन में इसको। तो इस यौगिक में ना तो सोडियम का गुण है ना ही क्लोरीन का गुण है, बिल्कुल नए गुण वाला पदार्थ बनता है यौगिक में, समझे आप। यौगिक के जो घटक होते हैं वो अपने गुणधर्म को नहीं दर्शाते हैं। इस सोडियम क्लोराइड में ना तो सोडियम का गुण है ना ही क्लोरीन का गुण है, बिल्कुल ही डिफरेंट है ये सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा यौगिक में होता है, ऐसा मिश्रण में नहीं होता है। ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, ये सही है, ये भी सही है। तो केवल 1 और 3 हमारा राइट आंसर होगा, इसमें है ही नहीं। मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कि कौन सा या कौन सी कथन सही है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, ये ट्रू है। मिश्रण में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, ये गलत है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, ये सही है। 1 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 1 और 3, ये हमारा आंसर होगा, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। पृथ्वी पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन होता है, चंद्रमा पर मापे जाने पर इस वस्तु का भार कितना होगा। दिया गया है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी के 1/6 है। तो चंद्रमा पर
जो G का मान होता है वो पृथ्वी पर जो G का मान होता है उसका 1/6 होता है, 1/6 होता है। और इसी के कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार होता है उसका 1/6 हो जाता है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन आपको दे रखा है, तो चंद्रमा पर इस वस्तु का भार कितना हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा, तो 60/6 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव, इसको काट दो, कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे अमीबा में द्विविखंडन होता है, लिशमेनिया में द्विविखंडन होता है, यूग्लिना में द्विविखंडन होता है, पैरामीशियम में द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन हमारा आंसर हो जाएगा, द्विविखंडन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्विविखंडन होता है अमीबा में और होता है लिशमेनिया में और होता है यूग्लिना में और आप याद रखेंगे पैरामीशियम में। ठीक। बीजाणु निर्माण किसमें होता है? राइजोपस में होता है, जो कि कवक है। इसे हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ब्रेड पर उगने वाला फफूंद। पुनर्जनन किसमें होता है? पुनर्जनन में आप याद रख सकते हो प्लेनेरिया, और आप याद रख सकते हो हाइड्रा। मुकुलन में आप ईस्ट याद रख सकते हो, ईस्ट, और इसमें भी आप हाइड्रा याद रख सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर ए है। CNG और LPG का क्रमशः पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यहाँ पर दे रखा है C में, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक आपसे पूछा जाता है ना, मुख्य घटक आपसे पूछा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मीथेन। मीथेन, इसे हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं। LPG का मुख्य घटक आपसे पूछा जाता है, ये होता है ब्यूटेन, राइट, ब्यूटेन। C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 3 आपको हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं, बताना है कि किस समूह से संबंधित है। C2H2 है, उसके बाद C2H4 है, उसके बाद C2H6 है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। जितना कार्बन उसका डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। अगर मान लीजिए कि एल्कीन है हाइड्रोकार्बन में, तो जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा, और अगर मान लो कि एल्काइन है तो जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन होगा। अब ये जो है C2H2, ये इस वाले फॉर्मूले पर है, जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन। 2 कार्बन है, इसका डबल 4 हो जाएगा, 2 कम हाइड्रोजन करेंगे तो वापस से 2 हो जाएगा। तो ये अपने आप में क्या है? एल्काइन है। एल्काइन का कौन सा मेंबर है भाई? ये एल्काइन का कौन सा मेंबर है? ये 2 कार्बन है तो मेथ एथ। ये है इथाइन, ये है इथाइन। यहां पर देखो जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, तो एल्कीन होगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो ये अपने आप में एथीन होगा। एथीन को हम लोग इथाइलिन भी बोलते हैं, एथीन को हम लोग इथाइलिन भी बोलते हैं। जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, यानी कि एल्केन है, 2 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है? इथेन होता है। समझे आप? तो जो पहला हाइड्रोकार्बन है वो है एल्काइन, उसके बाद है एल्कीन और तब है एल्केन। तो एल्काइन, एल्कीन और एल्केन हाइड्रोकार्बन, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। 3 प्रतिरोधों 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम कुछ संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका कुल प्रतिरोध
13 ओम हो जाए। देखो पार्श्व क्रम तो नहीं होगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि पार्श्व क्रम में जब हम प्रतिरोधकों को लगाते हैं तो उन प्रतिरोधकों में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी कम समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आता है। यानी इन सारे को जब आप पार्श्व क्रम में लगाएंगे, समानांतर क्रम में लगाएंगे, तो जो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आएगा वो 3 ओम से भी छोटा होगा। हमें तो यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध 13 लेकर के आना है, राइट, 13 लेकर के आना है। जब आप श्रेणी क्रम में लगाएंगे तब जाकर के समतुल्य प्रतिरोध आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा मिलेगा। तो श्रेणी क्रम में लगाओ तो 13 ओम आपको मिल जाएगा, 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, राइट, 13 ओम हो जाएगा। सभी को श्रेणी क्रम में लगाएंगे, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है तो शक्ति का मान कितना होगा? शक्ति बराबर पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य बट्टे में समय। कार्य आपको दे रखा है कि 50 जूल किया जा रहा है और समय आपको दे रखा है कि 10 सेकंड है, तो 5 जूल पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग 5 वाट बोल सकते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का एक गुण है? द्रवों का आकार निश्चित होता है, गलत हो जाएगा। द्रव को आप जिस बर्तन में डालते हो उस बर्तन का आकार ले लेता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है बल्कि आयतन निश्चित होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। द्रव जो है आपस में मिक्स अच्छे से हो जाते हैं, द्रव के जो कण हैं वो आसानी से तेजी के साथ बोल सकते हो कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, जबकि ठोसों के कण जो है काफ़ी पास पास होते हैं, वो केवल वाइब्रेट करते हैं, अपने स्थान को छोड़ते नहीं हैं। तो ठोसों में विसरण जो है नहीं के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा जो विसरण दर है वो गैसों में होती है, उससे कम द्रव में, और ठोसों में नहीं के बराबर। द्रव कठोर होते हैं, गलत हो जाएगा। द्रवों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, द्रवों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, ये भी गलत है। नहीं, ये सही है, बी ऑप्शन तो सही है, बी ऑप्शन सही है। हमसे पूछ रखा है यहाँ पर, हमसे दिया गया है ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, बिल्कुल सही है। अगर हम विसरण दर की बात करें, विसरण दर का मतलब कौन सा पदार्थ जल्दी मिक्स हो सकता है, ठीक है। तो गैस हम जानते हैं कि आसानी से मिक्स हो जाएंगे, इसमें विसरण दर अधिक होती है। उससे कम द्रव और इससे कम, बहुत कम बोल सकते हो, द्रव से बहुत कम ठोस, द्रव से बहुत कम ठोस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश शब्द सघन रूप से भरी हुई वृक्क निस्यंदन इकाई को संदर्भित करता है। हमारा जो ब्लड है वो जाकर के फिल्टर होता है किडनी में, तो वो कौन सा यूनिट है जो ब्लड को फिल्टर करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, यही आपको बताना है। हमारी किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने वाले यूनिट को क्या कहते हैं, वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। आप याद रखेंगे, नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसे केशिका गुच्छ कहा जाता है, केशिकाओं का गुच्छ है, ग्लोमेरुलस इसे इंग्लिश में कहते हैं। और ये बोमन संपुट आपको याद रखना है, जो कप शेप की संरचना होती है, ठीक है, कप शेप की संरचना होती है इस प्रकार से, और इसी में जो है ये केशिका गुच्छ होता है। उसके बाद ये यू शेप की जो संरचना है ना, ये जो यू शेप की संरचना है इसे कहा जाता है हेनली की लूप, लूप ऑफ हेनली, ठीक है, लूप ऑफ हेनली इसे कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सूती वस्त्र जो होते हैं वो पसीने का अच्छे से अवशोषण करते हैं, और जब उस पसीने का वाष्पीकरण होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि सूती वस्त्र जो है वो ठंडा हो जाता है, तो उसके कांटेक्ट में हमारा शरीर होता है तो हमें भी ठंडक महसूस होती है। सूती पानी का उत्तम अवशोषक है, अच्छा अवशोषक है, और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में, यहाँ पर छूट गया है, छोड़ते हैं, वातावरण में छोड़ते हैं, लिख सकते हो। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विराम अवस्था से प्रारंभ करके राजू अपनी साइकिल से
1 मिनट में 24 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, साइकिल का त्वरण कितना है? अच्छा, विराम अवस्था से प्रारंभ किया गया है, यानी कि u जो है 0 है। उसके बाद वेग प्राप्त कर लेता है 24 मीटर पर सेकंड। त्वरण पूछ रखा है, टाइम कितना लगता है? 0 से 24 मीटर पर सेकंड तक आने में टाइम कितना लगता है? 1 मिनट लगता है, यानी कि 60 सेकंड लगता है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। ये फॉर्मूला होता है त्वरण का। v 24 है, u 0 है और t हमारे पास 60 है। तो 24 बट्टे में 60 हो जाएगा, 4 बट्टे में 10 हो जाएगा, यानी कि 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए हमारा राइट आंसर। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां डैश पर निर्भर करती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रजनन की विधियां हो सकती है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा बीजाणु समासंग, मुकुलन, पुनर्जनन, द्विविखंडन, बहुविखंडन। तो ये जो अलग अलग विधियां होती है डिपेंड करती है जो शारीरिक बनावट है उस पर। शारीरिक बनावट जितना सरल होगा प्रजनन की विधि उतनी ही सरल होगी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी, विद्युत बल्ब की खोज की थी। न्यूटन ने तो काफी सारी चीजों की खोज की है। न्यूटन ने गति का नियम दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, न्यूटन ने बताया। प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में टूट जाता है, अर्थात श्वेत प्रकाश में 7 रंग के प्रकाश होते हैं, न्यूटन ने ही कहा था। मैथ्स का एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है कैलकुलस। मैथ्स का एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है कैलकुलस, न्यूटन ने इसकी खोज की थी, है ना। ये गणित की एक शाखा है कैलकुलस, इसकी खोज न्यूटन ने की थी। इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी 2018 में, समझे आप। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला था आइंस्टीन को। निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में ये आकार में बहुत बड़ा होता है या बहुत बड़े होते हैं? देखो, पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो रसधानी है। पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग रसधानी है, जबकि जंतु कोशिका की अगर हम बात करें, जंतु कोशिका की अगर हम बात करें तो ये रसधानी जो है बहुत छोटी होती है ना, बहुत छोटी होती है। प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल के अंदर आपको मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेगा। एनिमल सेल के अंदर ये नहीं मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर मिलेगा। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके एंजाइम को बनाने का काम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो करती है, और उस एंजाइम को पैक करने का काम इस गोल्जी उपकरण का होता है, गोल्जी एपरेटस का होता है। डी हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन कम अभिक्रियाशील धातु है? लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो तांबा। सबसे ऊपर मैग्नीशियम, उसके बाद जस्ता, तब जाकर के लोहा, तब जाकर के तांबा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इन 4 में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील मैग्नीशियम है, उसके बाद जस्ता है, उसके बाद लोहा है, तब जाकर के तांबा है। निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? नर जनन तंत्र से संबंधित, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कौन सा कथन सही है? वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं, ये सही है। वृषण जो है हमारे बॉडी के अंदर, एक मेल के बॉडी के अंदर, पुरुष के अंदर संख्या में 2 होते हैं, है ना, ये संख्या में 2 होते हैं जो वृषण कोश में होता है। एक वृषण कोश होता है जिसमें 2 वृषण होते हैं, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, और इसी में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है ये स्रावित होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब स्रावित होता है उसके बाद ही हम कहते हैं कि लड़का जो है जवान होने लगा है। शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में होता है? नहीं, शुक्राणु का निर्माण मैंने आपसे कहा कि इसी वृषण में होता है। इसी वृषण में हार्मोन जो है ये टेस्टोस्टेरोन बनता है और इसी वृषण में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि शुक्राशय में होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। वृषण उदर गुहिका में स्थित होते हैं? नहीं, वृषण जो है हमारे बॉडी के बाहर होता है, हमारे बॉडी के बाहर होता है लटका हुआ। यहाँ लिखा हुआ है कि उदर गुहा में होता है, नहीं ऐसा नहीं है, उदर गुहा में नहीं होता है, बाहर होता है, उदर गुहा से बाहर होता है, हमारे बॉडी के ही बाहर होता है। भाई क्यों बाहर होता है? क्योंकि शुक्राणु को बनने के लिए, शुक्राणु को बनने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो तापमान हमारे शरीर से 2 से ढाई डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इससे 2 से ढाई डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है शुक्राणु को बनने के लिए, इसीलिए ये हमारे बॉडी के बाहर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, गलत हो जाएगा। 2 से ढाई डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ए स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो है आपको याद होने चाहिए। ये वृषण कोश है, वृषण है, शुक्रवाहिनी है, ये शिश्न है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, उसके बाद ये शुक्राशय है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है। नहीं, वस्तु के स्थिति के कारण मौजूद होती है, उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ना कि गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है। गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। बिल्कुल सही है, द्रव्यमान बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ती है। वेग बढ़ाओगे या फिर चाल बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण मौजूद होती है, नाम से ही स्पष्ट है, गतिज ऊर्जा सही है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? साइटोकाइनिन। देखो, साइटो का मतलब होता है कोशिका और काइनिन का मतलब होता है विभाजन। तो साइटोकाइनिन वो हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। जहां जहां कोशिका विभाजन तीव्र है वहां वहां साइटोकाइनिन जो है उच्च सांद्रता में मिलेगा। ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन जो है कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, सेल इलोंगेशन करवाता है, कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है और ये सेल डिवीजन करवाता है। साइटो का मतलब कोशिका होता है, काइनिन का मतलब विभाजन होता है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड को हम लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये प्लांट के ग्रोथ को कम करता है। जिबरलिन तने की लंबाई को बढ़ाता है, आप याद रखेंगे। ऑक्सिन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करवाता है। प्रकाश की ओर पौधे जो झुकते हैं ये ऑक्सिन के कारण ही हो पाता है। जिबरलिन की बात करें जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। जो ऑक्सिन है, जो जिबरलिन है, दोनों तने की लंबाई को बढ़ाता है। लेकिन मान लीजिए कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तने की लंबाई को कौन बढ़ाता है, तो आपका आंसर जो है जिबरलिन हो जाएगा। अगर ऑक्सिन है तो हो जाएगा, ऑक्सिन और जिबरलिन दोनों रहे तो आपका आंसर जिबरलिन होगा। तने की लंबाई को कौन बढ़ाता है हार्मोन, इसको लेकर के। अगर जिबरलिन नहीं है तब जाकर के आप ऑक्सिन को टिक करेंगे। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से देखो कहां पर, फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। फलों और बीजों में कोशिका विभाजन तीव्र होता है, इसीलिए जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वहां पर उच्च सांद्रता में मिलेगा। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं। कौन कौन? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिबरलिन। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिबरलिन ये पादपों की वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। तो एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है।
पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। एब्सिसिक एसिड के कारण पत्तियां मुरझाती हैं। एब्सिसिक एसिड जो है पादप के ग्रोथ को रोकता है, ये उसके फायदे के लिए होता है। ये मत समझिएगा कि इससे नुकसान, ये जो हार्मोन है ये नुकसान करता है, नहीं। वृद्धि को रोक रहा है तो किसी कारणवश रोका जाता है, उनके फायदे के लिए होता है, ठीक है। तो इतनी सी बात है हार्मोन के बारे में, जहां से आपके एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में। तो आप इस कटआउट को ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी का ये कटआउट है, ठीक है। एनसीईआरटी का ये कटआउट है, क्लास 10th में आपको मिलेगा। बहुत सारे तंत्रिका रेशे डैश के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स को आपस में बांध कर रखता है संयोजी ऊतक। बहुत सारे न्यूरॉन्स को आपस में बांध कर रखता है संयोजी ऊतक और बनाता है एक पूरा बंडल जिसे कहा जाता है नर्व। तो न्यूरॉन मतलब एक न्यूरॉन, नर्व का मतलब इसमें कई सारे न्यूरॉन्स होंगे जो जिसे बांध करके संयोजी ऊतक रखता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी न्यूरॉन्स का पूरा एक बंडल बना करके देता है जिसे हम लोग नर्व कहते हैं, ये संयोजी ऊतक। तो बहुत सारे तंत्रिका रेशे नर्व फाइबर का मतलब यही न्यूरॉन्स डैश के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, यानी कि एक नर्व का निर्माण करते हैं, तो संयोजी ऊतक। ए हमारा राइट आंसर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो ये प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक। वैस्कुलर टिश्यू हम लोग प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम को हम लोग वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं प्लांट के अंदर। एपिथेलियल टिश्यू जो है जंतु ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है? देखिए, धातु को हम लोग पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। धातु को हम लोग पतले तार के रूप में खींच सकते हैं क्योंकि धातु के पास गुण होता है जिसे हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। धातुएं जो होती है वो तन्य होती है, धातुएं तन्य होती है, इसे हम लोग खींच करके लंबी तार बना सकते हैं। सबसे ज्यादा डक्टाइल जो मेटल है वो है गोल्ड। धातुओं में सबसे तन्य धातु कौन है? सोना है। अच्छा, धातुओं के पास ऐसा गुणधर्म भी है जिसके कारण हम उसे पीट पीट करके पतली चादर के रूप में ढाल सकते हैं। धातु के इस गुण को हम लोग बोलते हैं आघात वर्धिता, है ना, आघात वर्धिता, ये आघात वर्धिता। सबसे ज्यादा आघात वर्ध धातु भी सोना ही है। इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। हमसे पतले तार के रूप में खींचने की बात की गई थी। अगर हमसे पूछा जाता कि पतले चादर के रूप में हम लोग ढाल सकते हैं धातु के उस गुण को क्या कहते हैं, तो आघात वर्धिता। और सबसे ज्यादा आघात वर्ध धातु है सोना, सबसे ज्यादा तन्य धातु भी है सोना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तनों में संवहनी बंडल के समीप पत्तियों की शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है? देखिए, जो एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है जिसे हम लोग हिंदी में दृढ़ ऊतक बोलते हैं, ये ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पादप ऊतक है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, तो आपका आंसर होगा दृढ़ ऊतक यानी कि एस्क्लेरेनकाइमा। नारियल के रेशे युक्त छिलके में ये टिश्यू होता है। नारियल के रेशे युक्त छिलके से रस्सी बनाई जाती है। नारियल की रस्सी काफी मजबूत होती है ना, इसी ऊतक का बना होता है। ये जो ऊतक है एस्क्लेरेनकाइमा, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, मरी होती है, डेड होती है। ये लंबी और पतली होती है क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। जो इसकी कोशिकाएं हैं, एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है वो डेड कर जाती है। क्यों? क्योंकि इसके कोशिका भित्ति में लिग्निन जो है जमा हो जाता है। लिग्निन जो है सीमेंट जैसा पदार्थ आप बोल सकते हो। जमा हो जाने के कारण पदार्थों का आवागमन जो है कोशिका के अंदर बाहर बंद हो जाता है, जिससे जो कोशिका है वो मर जाती है। तो लिग्निन किसके भित्ति में मिल जाएगा भाई? ये एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है उसके भित्ति में, है ना। भित्ति मोटी हो जाती है, पदार्थों का आना जाना बंद हो जाता है कोशिका के अंदर बाहर, कोशिका डेड कर जाती है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, अब ये कोशिका झिल्ली है। अब ये कोशिका भित्ति में जो लिग्निन का जमाव होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई भीतर कुछ बचता ही नहीं है। तो सेल तो ऑब्वियस सी बात है डेड कर जाएगी। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप बोले तो जो जाइलम फ्लोएम है उसके नज़दीक
पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है, ये स्क्लेरेन्काइमा। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। बस इतनी सी बातें हैं दृढ़ ऊतक के बारे में, जहां से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इस कटआउट को अच्छे से याद कर दीजिए, टेंशन मुक्त हो जाइएगा, फ्री हो जाइएगा इस स्क्लेरेन्काइमा से। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर आपको मुख्य फोकस मिल जाएगा, ध्रुव मिल जाएगा। आपतन बिंदु तो भाई दर्पण पे होता है। दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। तो 1 और 3 दोनों, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपतन बिंदु नहीं होगा। चांदी के आभूषण कुछ समय बाद काले हो जाते हैं क्योंकि चांदी हवा में मौजूद डैश के साथ अभिक्रिया कर लेती है। चांदी को अगर आप कुछ समय तक हवा में छोड़ दो तो धीरे धीरे चांदी के ऊपर जो है काली परत चढ़ जाती है। चांदी के ऊपर जो है काली परत चढ़ जाती है। चांदी के ऊपर जो है काली परत चढ़ जाती है। ये काली परत जो होती है किसकी होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की होती है। सिल्वर सल्फाइड की होती है। चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है जिसके कारण चांदी जो है वो काला पड़ जाता है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है जो टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, और इस अभिक्रिया के लिए हमें ऊर्जा जो है खर्च करनी पड़ती है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। याद रखिएगा, एक ही अभिकारक होगा जो टूट जाएगा 2 या 2 से अधिक उत्पाद में। कोयले का जलना अपने आप में एक दहन अभिक्रिया है, अपने आप में एक ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। ये याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक। कोयले का जलना, भाई कोयले का जलना, कोयला मुख्य रूप से कार्बन होता है, यानी कि ये अपने आप में संयोजन अभिक्रिया है और साथ में अपने आप में जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कोयले का जलना, जबकि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यहाँ पर देखो 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, ये ऑप्शन गलत। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का बनना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएंगे तो ये अपने आप में एक संयोजन अभिक्रिया हो गया ना, 2 अभिकारक एक उत्पाद। प्राकृतिक गैस का जलना सेम हो जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पर ए में समझाया। प्राकृतिक गैस का जलना मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में, नेचुरल गैस में मैंने अभी आपको बताया मीथेन होता है। संयोजन वियोजन अभिक्रिया नहीं है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग का हो जाना, सिल्वर क्लोराइड है, इसको अगर आप सनलाइट में अगर आप डाल रहे हो, मतलब आप क्या देख रहे हो, क्या दे रहे हो, लाइट एनर्जी दे रहे हो, आप लाइट एनर्जी दे रहे हो, तो ये टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में और ये धूसर रंग का हो जाता है। ये वाइट कलर का था, ये वाइट कलर का था, अब ये ग्रे कलर का हो गया। सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का था, ये टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। क्लोरीन गैस तो निकल लेती है, गैस है तो ये मुक्त हो जाती है और सिल्वर बच जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पर धूसर बोल रहे हैं, धूसर रंग का हो जाता है सिल्वर के बनने के कारण। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक अभिकारक है 2 उत्पाद में टूट गया, एक अभिकारक है 2 उत्पाद में टूट गया और यहाँ पर देखो हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है लाइट के फॉर्म में, तो ये अपने आप में जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, माफ करिएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए? एक क्षैतिज मेज है, इस पर एक वस्तु है, अब इस पर गतिशील करना है, तो या तो आप इधर गतिशील करोगे या फिर इधर करोगे। ठीक, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उसको आप गतिशील करना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। सोच कर देखो ना, आप इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, इधर से आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, प्रभाव शून्य हो जाएगा। इसलिए संतुलित बल तो नहीं लगाएंगे, असंतुलित बल लगाएंगे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप
इधर से 10 न्यूटन लगा रहे हो और इधर से आप 9 न्यूटन कर देते हो, तो 1 न्यूटन फोर्स इधर की ओर बन रहा है, 1 न्यूटन फोर्स इधर की ओर बन रहा है, तो ये 1 न्यूटन फोर्स के कारण वस्तु जो है इधर की ओर चलने लगेगी। समझे आप, क्योंकि फोर्स यहां पर असंतुलित है, असंतुलित है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तो 2 गुने में 12 कर देंगे, 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। गलत युग्म का चयन कीजिए। प्लास्टिक जीवाणुओं की क्रिया से विघटित नहीं होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक जो है जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ है, जीवाणुओं के द्वारा ये नष्ट नहीं होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है, सही है, हमारे शरीर में पच जाता है प्रोटीन। फाइनली ये अमीनो एसिड में टूट जाता है जिससे प्रोटीन बना होता है। कोयला हमारे शरीर में पच जाता है, पागलों वाली बात है भाई, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोयला हम थोड़ी खाते हैं जो पच जाएगा। चावल हमारे शरीर में पच जाता है, चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है जो फाइनली टूट जाता है ग्लूकोज में पच करके। ये स्टेटमेंट भी सही है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत युग्म है। मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरित शल्की एपिथेलियम से बना होता है? स्तरित शल्की एपिथेलियम, देखो स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब होता है शल्की एपिथेलियम, स्तरित का मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड, जो यहाँ पर मिसिंग है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। देखो स्क्वामस का मतलब होता है जो कोशिकाएं होंगी वो चपटी होंगी, जो कोशिकाएं होंगी वो चपटी होंगी। कोशिकाएं कैसी होंगी भाई? चपटी होंगी, पतली होंगी, फ्लैट होंगी। और स्तरित का मतलब होता है इंग्लिश में स्ट्रेटिफाइड, जो यहां पर मिसिंग है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कोशिकाओं की कई सारी परतें होंगी। दोनों का मैंने मतलब आपको समझा दिया। शल्की का मतलब क्या हुआ? कोशिकाएं चपटी होंगी, और स्तरित का मतलब क्या हुआ? कोशिकाओं की कई सारी परतें होंगी। तो कोशिकाओं की कई सारी परतें जहां पर होती है वहां पर मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है। मेन काम प्रोटेक्शन का होता है, प्रोटेक्शन का होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है। तभी तो इतनी सारी परतें चाहिए, एक के बाद एक लेयर चाहिए, राइट। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है, यानी कि स्तरित शल्की उपकला, एपिथेलियम मतलब उपकला, ऊतक है। स्तरित शल्की उपकला ये आपको देखने को मिलता है त्वचा में। देखो त्वचा में भी देखने को मिलता है और ये ईसोफेगस में भी देखने को मिलता है। आंसर तो यहाँ पर बी और डी दोनों हो जाने चाहिए, लेकिन बोर्ड ने आंसर बी दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर बी टिक मार रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम स्तरित शल्की उपकला जो है त्वचा में भी देखने को मिलेगा, ग्रसिका में मिलेगा और मुख गुहा में भी मिलेगा। तीनों जगहों पर जो है ये स्तरित शल्की उपकला पाया जाता है। यहाँ पर देखो ग्रसिका भी दे रखा है, लेकिन आंसर में बी टिक मार रहा हूँ क्योंकि बोर्ड की तरफ से केवल बी आंसर दिया गया था, लेकिन इन तीनों जगहों पर भी पाया जाता है ये स्तरित शल्की उपकला। यदि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, तो 5 सेकंड में इसका वेग का मान क्या होगा? v बराबर u प्लस AT फॉर्मूला लगाओ, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। u का मान आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, है ना, 20 मीटर पर सेकंड, a का मान 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t का मान 5 दे रखा है, तो 20 प्लस यहाँ पर 20 हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप देखेंगे 5 सेकंड के बाद रेलगाड़ी की स्पीड तो 40 मीटर पर सेकंड होगी। उस या उन सभी समीकरण या समीकरणों का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष में मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक वेग से संबंधित है। देखो गति के समीकरण के 3 फॉर्मूले होते हैं, या फिर बोल दो गति के 3 समीकरण होते हैं। जो पहला समीकरण होता है वो है v = u प्लस AT। जो दूसरा समीकरण होता है वो है s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण होता है वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर = 2as। अब देखो ये कोई समीकरण है नहीं, ये कोई समीकरण है नहीं, केवल c है, d हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हो v = u प्लस AT, जो कि गति का पहला समीकरण है। ये हमें संबंध बताता है
अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय के बीच। डी हमारा आंसर। परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? धमनियां वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। हमारे बॉडी के अंदर जो है 3 प्रकार की रक्त वाहिनी होती है। हमारे बॉडी के अंदर 3 प्रकार की रक्त वाहिनी होती है, धमनी, शीरा और केशिका, यानी कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी, राइट। तो जो धमनी है इसके बारे में कहा जा रहा है स्टेटमेंट 1 में, जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, यानी धमनी जो है धमनी जो है ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर के जाती है। ये बिल्कुल सही है। धमनी का काम होता है खून को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेकर के जाना, जबकि शीरा का काम होता है खून को पूरे शरीर से, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लेकर के आना। समझे आप? हार्ट है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेकर के जाती है, ये आर्टरी, और बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड लेकर के आती है वेन्स। ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है, ये बिल्कुल सही है। जो धमनी की दीवार होती है ना, धमनी जो रक्तवाहिनी है उसकी जो भित्ति होती है, दीवार होती है, मोटी होती है और लचीली होती है। भाई मोटी और लचीली क्यों होती है? क्योंकि हार्ट ब्लड को जब पंप करता है तो एक फोर्स के साथ वो ब्लड जो है इस धमनी में जाता है। तो ऐसे में जो धमनी की दीवार है फट न जाए, टूट न जाए, इसीलिए उस फोर्स को झेलने के लिए, उस उच्च दाब को झेलने के लिए जो इसकी दीवार होती है पतली होती है और लचीली होती है। ये स्टेटमेंट सही है। शिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो। जो शिराएं होती हैं उसमें कपाट होते हैं, ऐसे गेट्स बने होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड जो है केवल एक ही डायरेक्शन में जाए, वापस से बैक फ्लो ना कर जाए। सोचो ना, पैर से रक्त जो है शिरा लेकर के आ रही है हृदय के पास, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लेकर के आ रही है, पैर से ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लेकर के आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ब्लड वापस से नीचे की ओर बैक फ्लो कर जाए। तो जैसे ही ब्लड ऊपर की ओर आता है ये दरवाजा बंद हो जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पर कपाट बोल रहे हैं, वाल्व बोल रहे हैं। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट्स सही है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक मुक्त रूप से गति करते हैं, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठोस के कण मुक्त रूप से गति नहीं करते हैं, वो केवल कंपन करते हैं अपने स्थान, अपने मेन पोजीशन, अपने माध्य बिंदु के आगे पीछे। ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं, बिल्कुल सही है। भाई गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, आवारों की तरह भटकते रहते हैं, जबकि ठोस के कण जो है, मैंने आपसे कहा कि केवल अपने मेन पोजीशन माध्य बिंदु के आगे पीछे कंपन करते हैं और काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं। उनके अणुओं के बीच, उनके कणों के बीच अंतर आणविक बल अधिक होता है, बी सही है। ठोस कणों में गैस कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, नहीं, जो जितना तेज भागेगा उसके पास ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो गैस के कण दूर दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स होता नहीं है, अंतर आणविक बल बहुत ही कम होता है, तो वो मुक्त रूप से फ्रीली गति करते हैं, रेंडमली गति करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, तेज भागते हैं, तो उनके पास गतिज ऊर्जा अधिक होती है। यहाँ पर ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा ही है। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ठोस कणों में गैस कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, गलत है। सबसे अधिक ऊर्जा कणों के पास होती है, तो किसकी? गैस के। ठोस कण गैस कणों की तुलना में विभिन्न तत्वों से बने होते हैं, यह गलत हो जाएगा। भाई कण की बात की जा रही है तो कण जो है तत्वों से मिलकर नहीं बने होते हैं, बल्कि तत्व जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में से कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? सबसे अधिक विचलित होता है व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है 7 रंगों में टूट जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है सबसे पहली बार न्यूटन ने ही किया था। सबसे ज़्यादा कौन अपने रास्ते से विचलित हुआ है? सबसे ज़्यादा कौन अपने रास्ते से विचलित हुआ है? क्या आप बता सकते हो देख करके? सबसे ज़्यादा ये वायलेट विचलित हुआ है। देखो, अगर यहाँ पर किसी भी टाइप का विचलन नहीं होता तो प्रकाश, ये जो श्वेत प्रकाश है, ये ऐसे सीधे निकल जाता, ठीक। लेकिन देखो वायलेट लाइट जो है वो यहाँ ऐसे निकली है, तो इसका विचलन जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसको आप पीछे खींचो,
इसका विचलन सबसे ज़्यादा है। रेड लाइट जो है वो यहाँ निकली है, तो इसका विचलन जो है सबसे कम है। मतलब रास्ते से सबसे ज़्यादा कौन भटका है? देखो ना, ये वायलेट जो है इतने एंगल से भटका और रेड बस इतने ही एंगल से भटका। तो आप क्या याद रखेंगे? इस प्रकार से याद रखो, विबग्योर है। जब आप आते हो वायलेट से रेड की तरफ, तो जो तरंग दैर्ध्य है, जो लेमडा है, तरंग दैर्ध्य हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, ये बढ़ता है। अगर लेमडा बढ़ेगा ना, तो जो डेविएशन है, जो विचलन है, ये कम होगा। समझे आप? ये कम होगा। प्रकाश का अपवर्तन, उस रंग के प्रकाश का अपवर्तन जो है वो कम होगा, उसकी स्पीड जो है उतनी ही अधिक होगी। ये सारे रिलेशन जो है आप ध्यान में रख सकते हो। आपसे पूछा जाता है कि कौन से रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो आप बोलेंगे वायलेट के लिए ज़्यादा होता है, रेड के लिए कम होता है। किसका विचलन ज़्यादा होता है, कम होता है, तो आप बोलेंगे वायलेट का ज़्यादा होता है विचलन, है ना, और रेड का कम होता है। भाई किसकी स्पीड अधिक होती है, तो आप बोलेंगे रेड की स्पीड अधिक होती है, वायलेट की कम होती है। तो सबसे अधिक विचलित होता है कौन? बैंगनी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वायलेट। ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां से प्रश्न जो है खूब पूछे जाते हैं। जिन कार्बोहाइड्रेट्स का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें डैश के रूप में संचित कर लिया जाता है, जो पौधों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक भंडार के रूप में कार्य करता है। यहाँ पौधों की बात की गई है। मान लो अगर जंतुओं की बात की जाती तो हमारा आंसर ग्लाइकोजन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट फाइनली टूटता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा को निकालने के लिए, ऊर्जा के लिए। मान लीजिए ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, हमें अभी नहीं चाहिए, तो बॉडी के अंदर जो है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है। हमसे प्लांट के बारे में पूछा गया है, तो आंसर स्टार्च हो जाएगा। भाई प्लांट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, प्लांट सेल्स यूज करेंगे उस ग्लूकोज का, जो बच जाएगा बाद में यूज करने के लिए उसे स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जंतुओं में भोजन जो है किस रूप में भंडारित होता है, तो आप बोलेंगे ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि प्लांट में स्टार्च के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक किसी विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत का सही सूत्र देता है? देखो सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अटपटा है। मैं आपको बता दूं, आपसे पूछा गया है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, वो भी मास बाय मास परसेंटेज वाला। विलयन की जो सांद्रता होती है उसे हम लोग तीन प्रकार से निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीन प्रकार से हम लोग कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। तो कंसंट्रेशन बराबर मास परसेंटेज में क्या हो जाएगा, मास ऊपर भी मास लिखेंगे, द्रव्यमान लिखेंगे, और ऊपर में मास हमेशा सल्यूट का आता है, विलय पदार्थ का आता है, ध्यान में रखिएगा। और नीचे में हमेशा आएगा विलयन का, मास ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान करेंगे। अच्छा, इस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास आया है तो वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, विलय का आयतन बट्टे में विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस वाले में क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम में ऊपर में विलय का द्रव्यमान लिखेंगे, लेकिन नीचे में विलयन का हम लोग आयतन लेंगे। तो ये तीन प्रकार हैं, तीन तरीके हैं विलयन की सांद्रता को निकालने का। हमसे द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पूछा है, द्रव्यमान के प्रतिशत का सही सूत्र देता है। तो ऊपर में विलय का द्रव्यमान, नीचे में विलयन का द्रव्यमान, नीचे में विलयन का द्रव्यमान बट्टे में, अच्छा सारे में 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, छूटी है यहाँ पर, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डी हमारा आंसर। यदि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति करती है तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे, हाफ mv²। ये हाफ हो जाएगा, m का मान जो है 0.1 है और v² है, तो 2 गुने में 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 0.2 जूल हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 0.2 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है 23 दिसंबर को शिफ्ट 2 में जितने भी साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।